ओके तो जी मेरा नाम है तरुण और मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। अगर आप मेरे पिछले कुछ वीडियोस देखते आए होंगे तो आपको पता होगा कि मैं एक ये हाउस ऑन व्हील्स जो मैंने अपना 4 पहियों पे अपना घर बनाया हुआ है उस पर मैं पूरा यूरोप का टूर कर रहा हूँ फ़िलहाल के टाइम पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो ये है मेरा एक कैंपर वैन, एक मोटर होम जिसको मैंने खुद से बनाया हुआ है यूरोप में रह के। इसका मैंने पूरा टूर दिया है, ऊपर लिंक में दिए गए वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और आज मैं जाने वाला हूँ एक बहुत ही स्पेशल कंट्री। अभी के लिए मैं हूँ एक यूरोपियन यूनियन की कंट्री है क्रोएशिया। यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंट्री नहीं थी, लेकिन अब जिस कंट्री में मैं जाने वाला हूँ उस कंट्री का नाम है बोस्निया। और बोस्निया एंड जैसे कुछ नाम है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, नीचे लिख दूंगा। ठीक है, आज हम उसमें एंटर करने वाले हैं। तो अभी आज के वीडियो में हम यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करेंगे और एक यूरोप की एक और कंट्री में जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे को वीज़ा वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं अभी कैसे होता है। अभी हम बॉर्डर पे पहुँचेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या ज़रूरत पड़ती है। बाकी गाड़ी भी हमारे को यूरोपियन यूनियन से बाहर लेके जानी है, तो उसका भी हो सकता है कुछ ना कुछ पेपर वर्क करना हो, क्या कुछ होगा, कैसा है ये देश, कैसे हैं यहाँ के लोग, कैसे है यहाँ के लैंडस्केप, सब कुछ पता लगेगा आज के वीडियो में। तो ये अभी हम ना यूरोपियन यूनियन का क्रोएशिया का लास्ट गांव क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से 4-5 किलोमीटर बाद बॉर्डर शुरू हो जाएगा और हम ये यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो जाएंगे। तो ये देख लो, ये लास्ट गांव क्रोएशिया का, काफ़ी छोटा सा गाँव है पर काफ़ी साफ़ सुथरा है। बोस्निया देखते हैं क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, शेंगन का पार्ट नहीं है, तो कितना डेवलप्ड कंट्री है, कैसा है। वैसे एक मुस्लिम कंट्री है, आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। बाकी अभी एक देख सकते हो क्रोएशिया का एक आखिरी गांव। तो ये देखो, ये आ गया भाई बॉर्डर का एरिया। ये आप देख पा रहे हो, ये है यहाँ का बॉर्डर। वो नीली से छतरियाँ बना हुआ है, ये देखो बढ़िया गया। ये रिवर है और ये देखो, ये आप देख रहे हो जहाँ पे लाइट लगी हुई है ना, ये है यहाँ का बॉर्डर। यहाँ पे जो भी है चेक वगैरह होगा। ये यहाँ पे लास्ट थोड़े बहुत घर बने हुए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो हमने ना जान के ही एक ऐसा बॉर्डर एंट्री चुनी थी जहाँ पे छोटी सी बॉर्डर हो, मतलब छोटी सी रोड हो, क्योंकि बड़े बड़े हाईवेज से भी जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, टाइम भी ज़्यादा लग सकता है वेटिंग का, इसलिए हमने छोटी सी चूज़ की। और फटाफट से अच्छे ऑफिसर थे दोनों साइड पे। तो पहली साइड पे तो ये देखो, ये मुझे ये एग्जिट स्टैंप मिली है जो क्रोएशिया से एग्जिट स्टैंप है, और उसके बाद ये मिल गई हमारे को बोस्निया की एंट्री स्टैंप। कोई वीज़ा, कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे पास एक यूरोपियन रेजिडेंसी है। तो अगर आपके पास यूरोपियन रेजिडेंसी होती है कहीं की, या फिर आपके पास वीज़ा भी है, अगर शेंगन वीज़ा वैलिड हो, तो आप ये सारी कंट्रीज़, जो भी बाल्कन्स के सारी कंट्री में आपको आगे भी घुमाने वाला हूँ, उन सब कंट्रीज़ में एंट्री कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका वीज़ा कितने दिन तक वैलिड है। और अगर आपके पास रेजिडेंसी है तो मेरे ख्याल से 30 दिन से 90 दिन, अलग अलग कंट्री का अलग अलग हिसाब किताब होता है। तो फाइनली कुल मिला के बात ये है, वेलकम टू बोस्निया हो गया। वेलकम टू बोस्निया। कंट्री नंबर मुझे नहीं पता कौन सी है, 40 समथिंग होगी, पर वेलकम करता हूँ। बाकी आगे आने वाले वीडियोस में, कुछ एक वीडियोस में आपको बढ़िया से बोस्निया दिखाएंगे। इस वीडियो में भी आपको बोस्निया दिखाते हैं। तो यूरोप के मुकाबले ना बोस्निया में तेल सस्ता होता है, मतलब डीजल और पेट्रोल सस्ता होता है। तो अभी जो भी पहला पंप मिला मुझे, मैंने वहाँ पे रोक दिया। यहाँ पे देखो पीछे रेट लिखा हुआ है, यूरो डीजल 2.41 और यूरो सुपर 2.36। तो पेट्रोल यहाँ पे है दो, यहाँ मतलब यहाँ पे लगा लो इनका एक, हमारा 50 रुपये होते हैं, तो यूरो से आधा हो जाता है ये। तो मतलब 120 रुपये लीटर डीजल और लगभग सेम ही पेट्रोल। तो ये यहाँ पे रेट है। अभी हम ज़रा यहाँ से 50-60 यूरो का डलवा लेते हैं, मतलब 5-6 हज़ार का तेल डलवा लेते हैं। उसके बाद जहाँ आगे सस्ता मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना चेंज होता रहता है, कई बार गांव में सस्ता होगा, शहर में महंगा होगा, टाइम के हिसाब से भी रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अभी हमारे को पहला मिल गया, हमने यहाँ पे सेफली डलवा लिया। बाकी जहाँ भी सस्ता मिलेगा वहाँ पे और भी डलवा लेंगे। ये देखो, यहाँ B7 हम डालते होते हैं। B7 का मतलब होता है, इसमें आई थिंक 7% एथेनॉल होता है। इंडिया में काफ़ी पंगे चल रहा है ना, और यहाँ पे रेट लिखा हुआ आ गया 2.41। तो यहाँ देखते हैं, ज़ीरो हो जाता है। तो यह देखो ज़ीरो हो गया। अब खुद से ही भरना पड़ता है भाई, यहाँ पे सब काम खुद से ही होते हैं। तो ये देखो भाई, ये यहाँ पे 100 यहाँ का आ गया, KM यहाँ की करेंसी लिखी हुई है। तो मतलब ये इंडिया में लगभग 5,000 रुपये हो गए, और इसमें हमारा 41 लीटर्स आ गया। अब देखते हैं इसमें कितना चलेगी। बाकी जहाँ भी आज और मिलेगा वहाँ डलवा देंगे। बाकी देखो, ये पहला ही गांव आया है, यहाँ की कंट्री साइड देख लो, छोटा सा। यहाँ पे दुकान वगैरह भी बनी हुई है किसान वगैरह के लिए। और बाकी यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे खुद से करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे खुद डाल लो, फिर जितना बिल आए यहाँ पे काउंटर नंबर बता दो। जैसे हमारा काउंटर नंबर 2 था ना, तो अंदर जाके बोलो हमारा काउंटर नंबर 2 था, और अपनी जाके पेमेंट कर दो। अर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तो
तो जी गाड़ी में सस्ता डीजल डलवाने के बाद उसके बाद अब मैं आ गया हूँ एक पार्किंग लॉट में, लेकिन इसके बीच में 4-5 दिन बीत चुके हैं, जिसके बारे में मैंने कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए क्योंकि वो थोड़ा सा मैं सोशल वर्क कर रहा था। मैं पहुंचा था एक डॉग शेल्टर में, बॉस्निया में ही एक डॉग शेल्टर में गए। वहाँ पे जो जानवर होते हैं, डॉग्स होते हैं, काफ़ी सारे डॉग्स थे, लगभग 150 डॉग्स उनके पास थे। क्योंकि बॉस्निया एक ऐसी कंट्री है, बॉस्निया एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पे मुस्लिम कल्चर में मेरे ख्याल से डॉग्स को रखना अच्छा माना नहीं जाता। तो और यहाँ पे इस वजह से बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हैं और इसी वजह से यहाँ पे वो शेल्टर बना हुआ था जो कि बहुत सारे डॉग्स को रखता था और यहाँ से डॉग्स फिर अडॉप्शन के लिए जाते थे यूरोप में और हर जगह पे। तो वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया। मेनली तो मेरे पार्टनर ने टाइम स्पेंड किया क्योंकि वो एक डॉग ट्रेनर भी है। मैं साथ में अपना और काम करता रहा, साथ में उन डॉग्स के साथ मैंने काफ़ी टाइम बिताया। तो अच्छा एक्सपीरियंस था और एक अच्छा चलो कर्म हमने कर लिया, चाहे मिलजुल के किया लेकिन कर्म हो गया, किसी जानवर की, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना। और उसके बाद हम अपनी जर्नी पे कंटिन्यू कर चुके हैं, तभी करके मैं वापस अपना वीडियो बनाने पे लग गया हूँ। देखो अभी मैं पहुँचा हूँ एक सुपर मार्केट में। यहाँ पे एक ये बिंगो करके सुपर मार्केट होती है, बॉस्निया की सुपर मार्केट है बिंगो करके। ये भी ख्याल से यूरोप में और जगह पे भी होती है। तो इसके अंदर ज़रा चलते हैं। ये एक हाइपर मार्केट है। तो जैसे एक मार्केट होती है, मार्केट के बाद मार्केट से ऊपर की वैरायटी होती है सुपर मार्केट, और सुपर मार्केट से ऊपर होती है हाइपर मार्केट। तो हाइपर मार्केट में रेट सुपर मार्केट से भी सस्ते होते हैं। तो इस वजह से अभी हम यहाँ पे रुके हैं। वैन के अंदर थोड़ा सा माल पानी भरना है, सामान भरना है। अभी तक बहुत महंगी कंट्रीज़ में घूम रहे थे, ये थोड़ी सस्ती कंट्री है तो यहाँ पे हम काफ़ी सारा सामान लेके वैन के अंदर स्टॉक कर देंगे, तो आगे की कंट्रीज़ में हमारा काम आता रहेगा। तो अभी अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉस्निया में एक हाइपर मार्केट में क्या रेट होते हैं आम तौर पे यूज़ की जाने वाली चीज़ों के। तो वैन यहाँ पे पार्क कर दिया मैंने, लॉक कर दी। और इसके बाद ये देखो यहाँ मार्केट के आगे ये कुत्ता बैठा हुआ है। तो ये आम तौर पे आपको यूरोप में दिखेगा नहीं इस टाइप के स्ट्रे कुत्ते, लेकिन बॉस्निया में आपको दिख जाएंगे। ये यूरोपियन यूनियन से बाहर की कंट्री है तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं होती, इस वजह से ये डॉग यहाँ पे है। आई होप इसको भी एक घर मिल जाए। बाकी ये रही सुपर मार्केट, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये देखो अंदर से कुछ ऐसी है। यहाँ पे देखो क्योंकि ये हाइपर मार्केट है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसमें कपड़े से लेके आपको फर्नीचर और ये वो इलेक्ट्रॉनिक्स सब चीज़ें मिल जाएंगी। खाली सुपर मार्केट वाली चीज़ें नहीं होती, मतलब खाली खाने पीने की चीज़ें नहीं, आपको यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। बाकी अभी आपको मैं धीरे धीरे करके रेट दिखाऊंगा कि यहाँ पे रेट कैसे कैसे होते हैं। तो जी यहाँ की करेंसी होती है मार्का और एक मार्का में होते हैं 50 रुपये। मैंने आपको दिखाया कि टमाटर के रेट देखो यहाँ पे यार, क्योंकि टमाटर हम ईज़िली अवेलेबल होते हैं सब जगह। तो यहाँ पे टमाटर का रेट है 1.95, मतलब 100 रुपये किलो। तो यूरोप के मुकाबले सस्ते हैं यूरोप में, क्योंकि 200-300 रुपये किलो होते थे, और इंडिया के मुकाबले महंगे हैं, पर फिर भी ठीक है। 100 रुपये किलो आपको टमाटर मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर प्याज के दाम देखोगे तो प्याज भाई 50 रुपये किलो, 1 kg किलो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे पत्ता गोभी देखोगे तो पत्ता गोभी यहाँ पे सस्ती है काफ़ी, 50 रुपये किलो, तो सही है। बाकी देखो शिमला मिर्च वगैरह है, शिमला मिर्च का रेट है यहाँ पे 100 रुपये किलो। ये वाली शिमला मिर्च ये थोड़ी महंगी है, हरे वाली शिमला मिर्च ये है भाई 200 रुपये किलो। खीरा पड़ा हुआ है, खीरा है भाई 75 रुपये किलो। तो ये देखो इस हिसाब से चीज़ों के रेट होते हैं। अदरक देख लो, अदरक है भाई 350 रुपये के आसपास किलो। तो ये है यहाँ पे सब्जियों के रेट। इससे आप हिसाब किताब लगा सकते हो कि इंडिया के मुकाबले या आप जिस भी देश से देख रहे हो उसके हिसाब से कितनी महंगी यहाँ पे चीज़ें हैं। तो मुझे तो रेट काफ़ी कम लगे। वहीं बात करें फलों की, फ्रूट्स की, तो ये देखो भाई यहाँ पे फ्रूट्स के रेट। यहाँ पे देखो संतरे हैं लगभग आपके 150 रुपये किलो, ठीक है। सेब की बात करें, सेब की यहाँ पे बहुत अलग अलग वैरायटी है। देखो यहाँ पे ये छोटे वाले सेब भी हैं, बड़े सेब भी हैं, लाल वाले और कम क्वालिटी वाले भी। तो रेट इनका यही है 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो। भाई इंडिया वाला रेट हो गया, ये तो बहुत सही है। ये यहाँ पे देखो नाशपाती पड़ी हुई है, नाशपाती लगभग 150 रुपये के आसपास, 150-200 के आसपास। ये यहाँ पे देखो वो है कीवी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का तो नहीं लग रहा, लेकिन रेट इसका भाई पता नहीं इनमें से कोई होगा। यहाँ पे रेट काफ़ी सारे लेके हुआ तो समझ नहीं आ रहा। लगभग 150-200 रुपये किलो के आसपास कीवी है। तो ये काफ़ी सारा सामान लेके हमने ना यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है ये टोकरियों में। मैं आपको दिखाऊं कि हमने क्या क्या लिया है। तो भाई देखो यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हो गए, केले वगैरह हो गए, सब्जियाँ होगी आपके, एप्पल्स हो गए, ठीक है। सब्जियाँ हमने बहुत सारी ले ली, कॉर्नफ्लेक्स ले लिए नाश्ते के लिए, केचप होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रानोला ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। ये दही होगी, ग्रीक योगर्ट, दूध हो गया, चीज़ होगी, अदरक हो गया, ठीक है। पत्ता गोभी मैंने ले ली क्योंकि बहुत सस्ती थी। साथ में कुछ ये हो गया भाई बिस्कुट ले लिए, और साथ में हमने फिर एक ये
ये डॉग फूड भी ले लिया भाई, क्योंकि हमारे पास डॉग तो है नहीं, लेकिन बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स मिलते हैं। जैसे मैंने भी आपको बाहर भी दिखाया कि बॉस्निया में काफ़ी सारे स्ट्रे डॉग्स होते हैं। तो हमने एक 3 किलो का पैकेट ले लिया है। जहाँ भी हमारे को कोई भूखा डॉग दिखेगा उसको हम थोड़ा सा खाना दे देंगे। तो ये एक और सोशल वर्क है जो कि आपको अपने भी ट्रैवल पे या फिर लाइफ में करते रहना चाहिए। बाकी सारा सामान है, अब इन सब की बिलिंग करा लेते हैं, देखते हैं कितना खर्चा आता है। तो हम ना अपने ऐसे वाले बैग साथ लेके चलते हैं ताकि हमारे को प्लास्टिक बैग्स ना लेने पड़े। प्लास्टिक से गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, पर जहाँ अवॉइड नहीं हो सकता, जैसे टॉयलेट पेपर में यूज़ करना पड़ेगा। बाकी सामान वगैरह हम सारा सा अभी यहाँ पे ले आए हैं, ठीक है। अब इसको सेट किया जाएगा। ये देखो सारा इसको फ्रिज के अंदर और जो भी हमारे बक्से वगैरह हैं इनके अंदर इसको सेट किया जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा, मतलब यही शॉपिंग अगर हम जर्मनी वगैरह में या फिर यूरोप के देश में करते तो 70-80 यूरो लग जाते हैं, मतलब 7 से 8 हज़ार रुपये। यहाँ पे हमारा खर्चा आया लगभग 30 यूरो के आसपास, यानी इंडिया के 3,000-3,500 रुपये के आसपास में हमारी सारी शॉपिंग होगी। तो जी बढ़िया ड्राइविंग चल रही है बॉस्निया की सड़कों पे। बॉस्निया में ना मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आपको हाईवे नहीं मिलेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे हाईवे ही होते हैं और ज़्यादा टोल फ्री रोडें होती हैं। ज़्यादा पहाड़ी देश है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, बड़े पहाड़ भी हैं, और पहाड़ों में से ऐसे जैसे कि अभी आप ये रोड देख पा रहे हो, शोधा रोड, जैसे कि अभी आप ये रोड देख पा रहे हो, ये इस टाइप से रोड चलती रहती हैं। बीच में छोटे छोटे गांव भी आ जाएंगे। और बाकी यहाँ पे ना मतलब टोल वगैरह कुछ देना नहीं पड़ता। जैसे विगनेट पिछली कंट्रीज में आपको दिखाया, विगनेट होता था कि आपको हफ्ते के लिए टोल इकट्ठा देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। नेचर बहुत प्यारी है, कंट्री साइड, यहाँ के जो गांव खलियान है बहुत सारे हैं। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते और मोस्टली लोग मुस्लिम हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक फ्लैग्स भी देखने को मिलेंगे और साथ में मस्जिद मॉस्क वगैरह आपको हर गाँव में देखने को मिल जाएंगी। बाकी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे किसानी करते हैं, खेती करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो हमारे को सब्जियों के हमने अभी आपको रेट दिखाए काफ़ी सस्ते थे बाकी यूरोप के मुकाबले, मतलब आधों से भी बहुत ज़्यादा कम थे। तो अच्छा है, यहाँ पे ड्राइविंग करने में बहुत अच्छा है। आपके पास इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस है इंडिया से भी किसी कंट्री से, तो आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हो। वही सड़क पे चलाते हुए ना हम पहुँच गए हैं इस ऐसी जगह पे जहाँ पे मैंने लगा दी है गाड़ी, ठीक है। ये जगह तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इससे पहले मैं दिखाता हूँ कि जैसे हम गाड़ी को पार्किंग में लगाते हैं तो हम अपनी कैसे दिनचर्या शुरू करते हैं। तो देखो ये गाड़ी का मैंने से दरवाज़ा खोला, ये जहाँ पे हमने अपना पूरा घर बना रखा है, इसका मैंने पूरा टूर आपको पिछले कुछ वीडियोस में दिया है, तो आप देख सकते हो। बाकी ये देखो अब इस टाइम पे हमारा बेड यहाँ पे नीचे की तरफ होता है। देखो ये बेड यहाँ पे आ रखा है, ये बेड है। अब जैसे हमें, क्योंकि जब हम ड्राइव करते हैं ना तो हम बेड को नीचे ले आते हैं ताकि झटके वटकों में टेढ़ा वेढ़ा ना हो जाए। तो अब मैं इसको बेड को देखो यहाँ पे अप का बटन दबा के बेड ऊपर कर दूँगा और उसके बाद हमारे यहाँ पे पूरा स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पे चप्पल रखी हुई है, बढ़िया चप्पल डाल के गर्म वाली, ठीक है। और अंदर हम अपना दिनचर्या शुरू कर देंगे, जो भी खाना वाना बनाना है। अच्छा, अब बात आती है कि ये जगह कौन सी है जहाँ पे मैंने ये गाड़ी लगा रखी है, आज की हमारी पार्किंग, आज का हमारा ठैया। तो भाई ये जगह है, ये देखो बहुत ही प्यारी जगह है। ये देखो ये जगह है, कितनी सही लग रही है ना। अभी आपको इसके अंदर लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ कि ये क्या जगह है। और मैं दिखाना ही आता है, देखो कितना फ़ायदा होता है वैन लाइफ का। अगर आपको ऐसे व्यू के साथ कोई कमरा आप लेने जाओगे तो भाई हज़ारों रुपए खर्च होगे, लाखों रुपए खर्च होगे। लेकिन वैन लाइफ का ये फ़ायदा हो जाता है कैंपर वैन में रहने का कि भाई रोज़ दिन नया व्यू, जैसा व्यू मर्जी चाहो वैसा व्यू मिलेगा और कोई पैसा नहीं चुकाना होता। अभी हम जिस पार्किंग में हैं, ये पार्किंग वैसे मतलब समर्स के टाइम में, गर्मियों के टाइम में यहाँ पे कुछ पैसे देने पड़ते हैं, 500 रुपये दिन के या फिर 100 रुपये घंटा, ऐसे ही कुछ है। और लेकिन अभी विंटर का टाइम चल रहा है तो विंटर के टाइम में फ्री, तो अब भाई पूरे फ्री है, काटे काटो कोई चक्कर नहीं है। अभी यहाँ पे ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो मतलब लोकल लोगों की है, ये जो दिन में यहाँ पे मतलब सिटी टूर करने आ जाते हैं या देखने आ जाते हैं आसपास के शहरों से। लेकिन ये सब कुछ अभी चले जाएंगे और उसके बाद हमारी गाड़ी अकेली यहाँ पे बचेगी। देखते हैं, क्या पता एक आध कैंपर वैन कोई और आ जाए। और मैंने बताया कि अभी ऑफ सीज़न चल रहा है तो ज़्यादा कैंपर वैन यहाँ पे आपको मिलेंगी नहीं, बस खाली ये डे टूरिस्ट आते हैं। तो देखो कितना प्यारा व्यू है। अभी मैं आपको नीचे भी ले जाऊँगा, दिखाऊँगा सारा ये जो सारी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, सारी जो पानी बह रहा है, इसका क्या सीन है। बाकी देखो एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि अपने इतना बढ़िया व्यू और साथ में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी दिखा दी थी, लेकिन ये बन रही है यहाँ पे चाय, ठीक है। और बन भी कौन सी रही है, कोई ऐसी नहीं है कि इंग्लिश चाय, भाई प्रॉपर टाटा टी प्रीमियम की यहाँ पे बनाई जा रही है। और अभी इसके साथ हमारे बिस्कुट भुजिया भी हमारे पास बिल्कुल आ रखी है हल्दीराम की। अभी इसकी चुस्कियाँ लेंगे, देखते हैं यहाँ कहीं बैठ के। नहीं तो हमारे पास हम वैन में यहाँ पीछे का दरवाज़ा भी खोल सकते हैं। ये दरवाज़ा खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बैठने की जगह बनी हुई है, आपने देखा ही हुआ है, डाइनिंग एरिया बना हुआ है और यहाँ से बढ़िया व्यू लेते हुए चाय की चुस्कियों का आनंद लिया जाएगा। ऐसे मैं योगा कर रहा था, ये बिल्ली आ गई, बिल्ली भी मेरे साथ योगा करने लगी, देख लो। बिल्ली को आसन करवा रहा हूँ। अपवर्ड फेसिंग कैट, डाउनवर्ड फेसिंग कैट।
तो भाई अब मैं आपको फाइनली दिखाता हूँ कि क्यों मैंने इस जगह पे आज कैंपिंग की। ये मेरे पीछे जो आप ये नज़ारा देख पा रहे हो, ये सुंदर नज़ारा देख पा रहे हो, इसी की वजह से ही मैंने ये कैंपिंग साइट चुनी थी। पीछे आप देख रहे हो जो ये हमारी गाड़ी भी खड़ी हुई है, हमारी कैंपर वैन खड़ी हुई है जो हमने खुद से बनाई है, और इसका नज़ारा हमारे को मिलता रहे, इस पीछे सुंदर नज़ारा हमारे को मिलता रहे, इसलिए मैंने यहाँ पार्किंग में लगाया। अभी ज़रा इसके पास चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं और मैं आपको इनकी पूरी स्टोरी समझाता हूँ कि क्यों ये खूबसूरत झोपड़ियाँ इस पानी के बीच में, इस वाटरफॉल के बीच में बनाई गई हैं। तो भाई इन झोपड़ियों को ना बनाया गया था आज से लगभग 500-600 साल पहले, 16th सेंचुरी में। और रीज़न बिहाइंड था कि यहाँ पे ना एक लेक है, मेरे पीछे आप देख रहे हो ये लीवा लेक है, और इस लेक से एक मतलब एक इस टाइप का एक बैरियर सा प्रोड्यूस होता है जहाँ पे मतलब एक नई लेक का निर्माण होता है। मतलब एक बड़ी लेक से एक छोटी लेक बनती है, काफ़ी सारी छोटी लेक बनती है, और उसके बीच में ना काफ़ी ऐसे पथरीला सा इलाका है जहाँ पे वहाँ यहाँ के गांव वाले लोगों ने सोचा कि इस जगह को, ये हमारे को जो यहाँ का फ़ायदा मिला हुआ है इस जगह का, इसका यूज़ किया जाए। तो इन्होंने उस टाइम पे यहाँ पे एक ये वाटर मिल बनाई। यहाँ पे पानी के बहाव की मदद से एक चक्की होती है जिसको घुमाया जाता है, और उसके बाद इसके अंदर जो भी मतलब अनाज होता है, जैसे गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया या मक्की हो गया, उसको यहाँ पे पीसा जाता था। तो यहाँ के जो अमीर लोग थे, जो यहाँ के लैंडलॉर्ड थे, वो इन मिल्स को ओन करते थे। मतलब पहले के टाइम में यहाँ पे लगभग 26-27 मिल्स बताई जाती थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा तो नहीं बची, थोड़ी सी कम हो गई हैं क्योंकि टाइम के साथ साथ यहाँ पे टूट भी गई हैं। लेकिन जो लैंडलॉर्ड, जो मतलब बड़े लोग थे, जो मतलब अमीर लोग थे, वो इन सारी मिल्स को ओन किया करते थे। लेकिन वो यहाँ पे पर डे के बेसिस पे, मतलब किसी दिन किसी गांव वाले की यहाँ पे मतलब अनुमति थी यहाँ पे अपनी अनाज को पीसने की, किसी दिन किसकी, तो ये चेंज होता रहता था, रेगुलेट होता रहता था। और बाकी जो यहाँ के लोग थे जो इनको यूज़ करते थे इन चक्की को, वो मतलब किराए के रूप में पैसा नहीं देते थे मकान मालिक को, इन घर के मालिक को, बल्कि कुछ ना कुछ अनाज दे देते थे, पिसा हुआ अनाज दे देते थे। तो ऐसे करके काफ़ी सालों तक यहाँ पे चलता रहा। फिर अब कुछ सालों पहले, कुछ 100 सालों पहले, जब फिर कमर्शलाइजेशन होगी, मॉडर्नाइजेशन होगी, बिजली वाली मशीनें आ गई, सब कुछ आ गया, तो उसके बाद से इनको बंद कर दिया गया। बाकी इन घरों के ऊपर ना प्रॉपर नंबरिंग हो रखी है। मैंने कोशिश की कि किसी घरों में जाने की, लेकिन लॉक हो रखे हैं, इनमें अलग टाइप का ताला सा लगा हुआ है। और उसके बाद एक मुझे मिला जिसमें ना थोड़ा सा टूटा हुआ था, ऊपर से कुछ रास्ता बना हुआ था, तो वहाँ से मैंने झाँक के देखा, जहाँ से मुझे दिखाई दिया कि अंदर कैसे टूटी फूटी ये चक्की पड़ी हुई थी। तो उससे समझ आया कि अब आज के टाइम में तो इसको यूज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं किया जाता है। बाकी सही है यार, इतने मतलब बिना कुछ पैसे खर्चे और इतनी सुंदर जगह पे यहाँ पे हमारे को रुकने का मौका मिला हुआ है। ये व्यू है, और ये देखो ये ऊपर हमारी वैन खड़ी हुई है। हालांकि यहाँ पे वॉशरूम का प्रबंध नहीं है, निशान बना हुआ है, लेकिन अभी क्योंकि विंटर का टाइम चल रहा है, ऑफ सीज़न का टाइम है, तो यहाँ पे ये वॉशरूम्स वगैरह बंद होते हैं और लोग भी कम ही आते हैं। आज थोड़ा संडे का दिन है तो काफ़ी लोग आए हुए हैं, बट विंटर्स के टाइम में समर्स के मुकाबले बहुत कम आते हैं। समर्स में बताते हैं कि यहाँ पे पैर रखने की जगह ही नहीं मिलती, क्योंकि ये एक जो पूरी कंट्री है बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, इसकी जो 10 पॉपुलर साइट्स है ना घूमने की, उनमें से एक साइट है। तो आप समझ ही सकते हो कि ये कितनी पॉपुलर साइट है और यहाँ पे कितने ही लोग आते होंगे। बाकी वैसे ना देखो, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, यूरोप का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको देखो गंदगी मिल जाएगी। वैसे आपको यूरोपियन यूनियन में आपको ऐसी गंदगी नहीं मिलेगी सड़कों पे, लेकिन यहाँ पे देखो आपको ऐसे गंदगी मिलेगी, और साथ में आपको स्ट्रे कैट्स और स्ट्रे डॉग्स भी मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे 2 बिल्लियाँ हैं, काफ़ी प्यारी हैं। यही बिल्ली है जो मेरे को योगा में मेरा साथ दे रही थी, योगा करने आई थी। ये देखो काफ़ी क्यूट बिल्लियाँ हैं। दूसरी भी आ गई, दोनों भाई बहन से लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं मुझे। आजा तू भी आजा। बाकी हमारी ब्यूटीफुल जगह बिल्कुल बहुत प्यारी। आज संडे का दिन है, थोड़ी सी भीड़ हो गई है। बाकी ये देखो वो वहाँ पे हमारी वैन खड़ी हुई है। What are you reading? जय हो। श्रीमद् भगवद गीता। भाई लोग यहाँ पढ़ी जा रही है भगवद गीता, श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान, ज्ञानों का ज्ञान, मतलब ज्ञानों में भी सबसे बेस्ट ज्ञान है ना, वो है जी श्रीमद् भगवद गीता। और जो मैं ये भी वर्जन पढ़ रहा हूँ ना, इसका नाम है साधक संजीवनी। ये गीता प्रेस के द्वारा लिखी गई है, और इसके ऑथर हैं स्वामी रामसुख दास। काफ़ी डिटेल्ड कमेंट्री है ये, मतलब आई थिंक सबसे ज़्यादा डिटेल्ड कमेंट्री अगर आपको कहीं मिलेगी भगवद गीता की तो वो इसी में ही मिलेगी। और इसमें ये 1000 पेज है, 1080 पेज है, और ये खाली आधी है, मतलब इसमें खाली 9 ही चैप्टर हैं, और इसके आगे के 9 चैप्टर में इतने ही पेजेस और हैं। तो मैं यही पढ़ता रहता हूँ। वैसे मैं और वर्जन किसी और की कमेंट्री पढ़ चुका हूँ, लेकिन भगवद गीता का ये है कि जितनी बार आप पढ़ोगे ना, और जितनी अलग अलग कमेंट्री पढ़ोगे, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा।
तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ, अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना चाहते हो तो भाई भगवत गीता पढ़ो, चाहे छोटा वर्जन पढ़ लो, पॉकेट वाली भी आती है, पर अगर आपके पास टाइम है तो डिटेल वर्जन ये साधक संजीवनी। जय हो, राधा कृष्ण। तो जी गुड मॉर्निंग, नया दिन की शुरुआत हो रही है। अभी भी मैं हूँ बोस्निया में। अभी तक मैंने आपको वीडियो में दिखाया ये वाटरफॉल्स, जो वाटर मिल्स बनी हुई थी, उसी जगह से 3 किलोमीटर दूर वहाँ का शहर है, मतलब इस शहर को बोलते हैं जज से, और उस शहर के बाहर बनी हुई हैं ये वाटर मिल्स। तो अभी हम ज़रा वो शहर देखने आ गए, और ये वही रिवर है, देखो वही जो लेक से पानी आ रहा था ना, उसी के साइड से ये नदी बह रही है, जिसके पूरे किनारों पे ये शहर बसा हुआ है। शहर का नाम है जज से, ये देखो यहाँ पे पीछे भी लिखा हुआ है जज से। और बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है, छोटा सा शहर है, शहर भी नहीं, मैं इसको टाउन कहूँगा। और बहुत ही प्यारा तरीके से बना हुआ है, और नदी के किनारे बना हुआ है, और यहाँ पे बढ़िया वाटरफॉल। तो अभी एक यहाँ की सबसे बड़ी वाटरफॉल है जो यहाँ के सिटी सेंटर में बहती है, तो उसको देखने हम जा रहे हैं। ये ऊपर से एक ब्रिज भी जा रहा है। काफ़ी क्यूट सा शहर बना हुआ है, मतलब ज़्यादा वो नहीं है, वो अल्लाह नहीं है, एक मेट्रो सिटी की तरह। और साथ में हमारे को बोस्नियन लाइफ भी देखने को मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी वाटरफॉल्स बनी हुई हैं, जैसे स्टेप्स बने हुए हैं, जैसे सहस्त्रधारा देहरादून में भी होते हैं। और यही आगे जाके एक बड़ी वाटरफॉल बन जाती है, जो अभी हम देखने जा रहे हैं। बाकी देखो कितना प्यारा सा बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ों के नाम ऐसे अरेबिक वगैरह में भी लिखे हुए हैं। अरेबिक जैसी लैंग्वेज है, पता नहीं कौन सी है। इनकी खुद की लैंग्वेज तो ऊपर वाली है, जहाँ लिखा हुआ है दोब्रो दोसली, फिर इंग्लिश में और फिर अरेबिक में, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ पे काफ़ी अरेबिक टूरिस्ट भी आते हैं। ये देखो जैसे ये छोटी छोटी वाटरफॉल्स आके ना यहाँ पे ये देखो कितनी बड़ी वाटरफॉल बन जाती है। और ये बिल्कुल डाउनटाउन के अंदर है। ये देखो ये पूरा शहर का सिटी सेंटर बना हुआ है, ठीक है, ऊपर की तरफ। और यहाँ पे भाई नीचे इतनी बड़ी वाटरफॉल बनी हुई है। तो ये बहुत कम ही जगह पे देखने को मिलता है कि सिटी सेंटर के अंदर वाटरफॉल हो। बाकी अभी देखता हूँ यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता कहीं से मिले, क्योंकि वहाँ पे दिख तो रहा है कुछ जगह, पर देखते हैं ज़रा। बाकी ना यहाँ पे वाटरफॉल है, वाटरफॉल के ऊपर आके देखो, जो मैंने सिटी सेंटर का एरिया बताया, सिर्फ मतलब 5-10 सेकेंड आप चढ़ो, ऊपर चढ़ो, और ये पूरा सिटी सेंटर बना हुआ है, कितना खूबसूरत। और इसके नीचे ही जस्ट वाटरफॉल है। आज थोड़ी धूप निकली हुई है तो काफ़ी लोग बाहर निकले हुए हैं। बाकी वीकडेज़ का दिन है आज, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं देखने को मिलेगी, और सुबह सुबह का टाइम है। बाकी देखो कितना सही बना हुआ है बोस्निया का एक छोटा सा शहर। ये तो साफ़ सुथरा लग रहा है, बढ़िया ऑर्गेनाइज, काफ़ी सारे कैफ़ेज़ बने हुए हैं, और बढ़िया यहाँ पे सिस्टम है सब कुछ। बाकी ये देखो भाई, सिटी सेंटर के अंदर ही ना एक कुर्सी बनी हुई है, बेंच बनी हुई है, और इसके बीच में ना सोलर पैनल बने हुए हैं। देखो सोलर पैनल लगे हुए हैं। और ये देखो यहाँ पे साइड में फ़ोन चार्ज करने की जगह भी लगा रखी है, दोनों साइड पे होगी, इस साइड पे भी और लो इस साइड पे भी। तो ये देख लो भाई कितना सही यूटिलाइज़ हो रहा है यहाँ पे सोलर एनर्जी का। बैठो भी सही, फ़ोन भी चार्ज कर लो, और कोई बिजली का खर्चा भी नहीं हो रहा। बाकी ये देखो, ये जो आपको झंडा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये है भाई बोस्निया और हर्ज़ेगोविना का झंडा। ये देखो काफ़ी जगह पे आपको लगा हुआ दिखेगा। बाकी यहाँ पे आपको स्ट्रे डॉग्स भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये भाई साहब बैठे हुए हैं, काफ़ी क्यूट है। बाकी ये देखो इनके डाउनटाउन में एक काइंड ऑफ मेमोरियल सा भी बना हुआ है। अब लिखा तो इन्होंने लोकल भाषा में हुआ है, इसके ऊपर फूल भी चढ़ा रखे हैं, और इसके ऊपर क्रिश्चियनिटी का साइन है। उसके बगल में देखो, ये देखो यहाँ पे एक ये मॉस्क भी बनी हुई है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया बोस्निया एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। यहाँ पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम की है, और दिखने में सब ऐसे होते हैं, यूरोपियन गोरे लोग हैं, लेकिन इनका जो धर्म है वो इस्लाम फॉलो करते हैं। बहुत ज़्यादा कट्टर इस्लामिस्ट नहीं होते, ये कम ही फॉलो करते हैं, पर वैसे इनका धर्म इस्लाम होता है। तो ये देखो यहाँ पे मस्जिद भी बनी हुई है, और इसके बगल में ये क्रिश्चियन मेमोरियल भी बना हुआ है। ये देखो भाई, ऐसे आपको ज़्यादातर यूरोप में दिखेगा नहीं, पर ऐसे सड़क किनारे भी आपको ऐसे काइंड ऑफ रेडी लगाए या फिर दुकान लगाए, ये सब्जी की दुकान जैसे देखो बनी हुई है। ये देखो यहाँ पे भी भाई साहब कुछ बेच रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह हो गए, सब्जियाँ वगैरह होगी। और यहाँ पे देखो ऐसे सड़क की साइड में छोटे छोटे जो कैफ़ेज़ होते हैं वो भी बने हुए हैं। तो ये बहुत दिलचस्प है, आमतौर पे यूरोप में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती नहीं है। वो देखो आगे भी आप देख पा रहे हो, तो सब्जी की एक दुकान बनी हुई है सड़क के किनारे, और लोग आराम से खड़े हुए हैं आसपास अपनी लोकल ज़िंदगी जीते हुए। बाकी ये देखो यहाँ पे आपको काफ़ी मुस्लिम वाइब्स मिलेंगी। ये देखो सुल्तान शॉप, यहाँ पे इस टाइप की दुकानें बनी हुई हैं। और देखो हिजाब में, और हिजाब में भी काफ़ी ज़्यादा आपको औरतें मिल जाएंगी। और यहाँ पे ऊपर देखो ये इनकी एक कासल बनी हुई है, ऊपर कासल के ऊपर इनका फ्लैग भी लगा हुआ है। और बाकी ये जो पूरी शहर है ना, ये गेटेड सिटी है, तो इसके चारों तरफ पूरी पुरानी दीवार बना रखी है, 4 दीवारी।
और बाकी बीच में मस्जिद और यहाँ का ये सिटी सेंटर। बाकी भाई एक और बहुत कूल चीज़ दिखी, ये तो पानी तो बह ही रहा है, इसके बगल में देखो एक मशीन सी लगी हुई है, यहाँ पार्किंग है, पार्किंग के बगल में मशीन लगी हुई है। इसमें समझ नहीं आ रहा था कि मुझे है क्या। यहाँ पे देखो पाने टंगे हुए हैं और साइकिल का निशान बना हुआ है, तो अगर आपकी साइकिल ख़राब हो जाती है तो भाई आप ये पानों को यूज़ कर सकते हो और अपनी साइकिल रिपेयर करके। इसमें देखो हवा भरने का भी जुगाड़ बना रखा है भाई, कमाल है यार, कितनी फैसिलिटीज़ देती है ना। और ये तो एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड देश भी नहीं है बोस्निया, लेकिन भाई कितना सही सिस्टम कर रखा है देखो। बाकी फाइनली मैं पहुंच गया, ये देखो ये है भाई जो वाटरफॉल, ये पीछे ऊपर ये डाउनटाउन बना हुआ है सिटी सेंटर जो मैंने अभी आपको दिखाया, और उसके नीचे देखो कितनी प्यारी ये वाटरफॉल बनी हुई है, काफ़ी बड़ी ये वाटरफॉल है। और यहाँ पे दो रिवर, जैसे ये वाली है, ये है प्लीवा रिवर, और ये एक और रिवर है, दोनों आके यहाँ मिलती हैं और वहाँ जाके देखो ये संगम होके एक रिवर बन जाती हैं। तो ये बहुत ही कूल स्पॉट है और बोस्निया की एक टॉप डेस्टिनेशन है घूमने फिरने के लिए।